हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप देख ही रहे थे कि हमने कल स्टाफिंग को कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने स्टाफिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हम 12th क्लास अकाउंटेंसी में आ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से उस पर वीडियो नहीं आई है। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो पार्टनरशिप को पूरा किया था। उसके जो फंडामेंटल थे, बेसिक्स थे, वो हमने पूरे कर लिए थे पार्टनरशिप के। तो फंडामेंटल हम पूरे पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप में हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट जो समझते हैं, जो बेसिक्स हैं, तो उन फंडामेंटल्स को हमने सीख लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक गुडविल जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वैल्यूएशन हम पूरी पार्टनरशिप में करेंगे। हम आज सीखेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है, कौन-कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स में हम कैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में थ्योरेटिकली सीखेंगे। तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो यही लिया है कि कंसेप्ट को समझेंगे कि गुडविल क्या होती है एंड उसके क्या-क्या मेथड्स हैं, उसको क्यों हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफ़ेक्ट करते हैं। तो वो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट नोटिफिकेशन आते रहे और आप मेरी जो वीडियोस हैं उनसे नॉलेज को एनहेंस करते रहें। साथ ही साथ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हम 12th अकाउंटेंसी में गुडविल के टॉपिक को आज करेंगे। तो शुरुआत जब कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग ही समझना है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ आपको पता है, उसको डीपली थोड़ा-सा और स्टडी हम कर लेते हैं अभी कि गुडविल क्या होती है। तो मीनिंग में ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे-जैसे समय बीतता है किसी भी बिज़नेस को, जो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होता है, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है, डेवलप एन एडवांटेज, उसको एक एडवांटेज मिल जाती है। वो एडवांटेज क्या होती है? उसके अच्छे नाम की, उसकी मार्केट में रेपुटेशन की और जो उसके डिफरेंट कनेक्शन डिफरेंट लोगों के साथ हो गए हैं, उनकी वजह से उसे उस एक बिजनेस फर्म को एक एडवांटेज मिल जाती है। और वो क्या करती है, वो एडवांटेज हेल्प करती है बिजनेस की कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो हम जितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, हमारा प्रॉफिट, हमारी जो रीच है वो बढ़ जाती है और उस रीच का फिर अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट के रूप में बेनिफिट मिलता है। ये किसको नहीं मिलती? अगर किसी ने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है तो उसको ये एडवांटेज नहीं मिलती। तो जो ये एडवांटेज है, जो प्रॉफिट के रूप में उस बिजनेस फर्म को मिल रही है, जो बहुत वेल एस्टेब्लिश है, अगर मैं उसको मॉनेटरी टर्म में मेज़र करने लगूँ, तो वो जो एडवांटेज है, वो ही क्या कहलाती है फिर? गुडविल कहलाती है। तो जब उसको हम मॉनेटरी टर्म में रिप्रेज़ेंट करें, तो वो गुडविल कहलाती है। वो एडवांटेज जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को वेल एस्टेब्लिश होने की वजह से मिल रही हैं। तो ये एक सिंप्लीफाइंग वे में आपको गुडविल का मीनिंग बताया। अब मीनिंग इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं कि गुडविल क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है, जो मैं आपको अभी बता ही रहा था, या एक एडवांटेज है जो किस लिए मिली है? वही वाली बात है, गुड नेम की वजह से मिली है, रेपुटेशन की वजह से मिली है, या जो उसके कनेक्शन डिफरेंट जो यूजर्स हैं, डिफरेंट लोग्स हैं, पीपल्स हैं, उनके साथ हैं, उसकी वजह से वो एडवांटेज उसको मिलती है। तो जब उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट करें उसकी, तो वो क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ठीक है? एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, जो उसने अर्न की है एक बिजनेस फर्म ने, ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट, किस रूप में वो वैल्यूएशन या रेपुटेशन होती है, ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, भविष्य में क्या प्रॉफिट इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को यूज कर कर या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है,
ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और दूसरे प्रॉफिट क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो जिस भी एक पर्टिकुलर फील्ड में है, उस फील्ड में जो दूसरी जो कंपनी है वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉर्मली एक इंडस्ट्री, मतलब कि देखिए आप जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में या एक जो ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में जैसे इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल में जितनी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन होंगी, टेक्सटाइल्स में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो जितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, मान लिया सब ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही हैं, मान लिया उनकी रेट ऑफ रिटर्न जो है, मतलब उनको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो जब इस नॉर्मल प्रॉफिट से, मतलब कि 10% प्रॉफिट से मेरी फर्म जो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ टेक्सटाइल का, अगर वो किसी भी वे में 15% कमा रही है, तो जो 15 और 10 का जो डिफरेंस है वो मेरा गुडविल का पार्ट होता है। वो मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने एक रेपुटेशन अर्न की है, अपना अच्छा नाम कमाया है, अपने बिजनेस को मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया है, ठीक है। तो ये गुडविल की दो मीनिंग थे और डेफिनेशन थी। आप इनको याद कर कर पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। पहले समझना ज़रूरी था तो समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं किसी भी गुडविल की, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली देखते हैं, ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, कस्टमर हो चाहे कोई और सप्लायर हो, कोई भी हो, इवन कहें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अट्रैक्ट होते हैं उसी वजह से। तो अभी जो उन्होंने बात कही है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। अभी कस्टमर को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल से रिलेटेड है। सेल कहाँ पर होंगी, कस्टमर के पास होंगी। तो गुडविल एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कस्टमर को हमारे तक लाती है। ये इंटेंजिबल है, वो दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो वो सिर्फ आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। और मॉनेटरी टर्म में महसूस इसलिए कर पाते हो क्योंकि जब आप देखते हो कि एक नॉर्मल देखो कोई भी प्रोडक्ट है, आप मार्केट में जाओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। अब अगर मैं एग्जांपल टूथपेस्ट का ही लूं, तो टूथपेस्ट आपको डिफरेंट कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो कोई टूथपेस्ट जो है 50 रुपीज में भी आ रहा होगा, एक दूसरी कंपनी का 60 का भी हो सकता है, तीसरी का 65 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है। तो देखो अलग अलग रेट हैं, डिपेंड इस पर करता है कि उनका बिजनेस कब से चल रहा है, उनकी क्वालिटी क्या है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, उस बेस पर उन्होंने प्राइस डिसाइड कर रखे हैं। जो ये 70 वाला है ये भी अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहा है, और 50 और 70 में अगर डिफरेंस देखोगे तो 20 रुपए का डिफरेंस है, और ये फिर भी बेच पा रहा है। रीजन क्या है, वो ही गुडविल, ठीक है। आप देखते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो पढ़ने के लिए, नॉर्मली आप लोग जाते ही हो, तो कोई 500 फीस ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है, और कोई ऐसा भी है जो 1000 ले रहा है। आप 1000 वाले को 1000 भी देते हो, किस लिए देते हो, 500 में भी तो वो काम हो सकता है, पर नहीं करते आप। तो ये जो 500 और 1000 का डिफरेंस है, ये उसी गुडविल के मिल रहे हैं उसको, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुडविल इज ए एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, या एबिलिटी कह लो। बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल प्रॉफिट था, जैसे हमने कहा था कि उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10%, और अगर मैं 15% कमा रहा हूँ, तो वो जो 5% मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ 15% की वजह से, वो 5% मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो ये एक एक उस कंपनी की योग्यता है, विशेषता है कि वो इतना कमा पा रही है, 5% और दूसरों से एक्स्ट्रा कमा पा रही है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम यहाँ रीजन डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि हम बिजनेस नहीं पढ़ रहे अभी, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो हम बस ये जानना बताना चाहते हैं कि गुडविल होती क्या है और वो एट्रीब्यूट्स क्यों उसको एक्स्ट्रा कमा कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। देखो गुडविल को कोई बेचना चाहे तो वो उसको बेच नहीं सकता। मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई है मेरी गुडविल, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो गुडविल होती है वो अटैच होती है बिजनेस के साथ। तो वो मुझे कोई एक वस्तु नहीं है जिसको मैं बीच में बेच पाऊं।
ठीक है, वो मेरी बिजनेस से जुड़ी हुई है, तो मैं इसको कभी भी ना तो हिस्सों में बेच सकता हूँ गुडविल को, और ना ही अलग से बेच सकता हूँ कि भाई मेरी गुडविल ही खरीद लो, मैं बिजनेस तो बेच नहीं रहा, मेरा सिर्फ बिजनेस गुडविल खरीद लो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो गुडविल को कभी भी ना तो हिस्सों में बेचा जा सकता, ना अलग से बेचा जा सकता। जब भी बिकेगी, मतलब कि जब बिजनेस बिकेगा, जब पूरा बिजनेस बिकता है, फुल फाइनल जब होता है, तो ही गुडविल को बेचा जा सकता है। ठीक है, तो गुडविल कभी किस्तों में नहीं बिकेगी, जब भी बिकेगी तो पूरा पार्ट बिकेगा उसमें। ठीक है, और वो भी जब बिकता है जब हम बिजनेस को बेचते हैं, उससे पहले गुडविल का रोल नहीं आता, या गुडविल का रोल जब आएगा हम बता देंगे अभी किस किस में आएंगे। अभी आप ये समझो कि ना वो पार्ट में बिक सकती, और ना ही उसको अलग से सिर्फ गुडविल को बेचा जा सकता है। और गुडविल की ये कांट है यहाँ पर, टी समझो यहाँ पे आप, गुडविल कांट हैव एग्जैक्ट कॉस्ट, उसको आप निर्धारित नहीं बता सकते। आप गुडविल की वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ये नहीं बता सकते कि मेरा बिजनेस इतने में बिक सकता है। मान लीजिए मेरे पास सब कुछ मिलाकर अभी 5 लाख रुपए की जो है एसेट हैं, सारे उधार चुकाकर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा 5 लाख का बिजनेस जो है 7 लाख में बिक जाएगा। मैं इस एग्जैक्ट कॉस्ट को नहीं बता सकता। तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो 7 में जाएगा, 5.5 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा। तो उसकी कभी भी कोई एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होती, ना ही हम उसको वैल्यूएट कर सकते। ठीक है, तो वो कई सारे फैक्टर्स पर डिसाइडेड होती है, तो 100% एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा जो होती है भविष्यवाणी होती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। ठीक है, तो वो कभी भी फिक्स नहीं मिल पाएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। गुडविल इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। तो गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है? खरीदने वाले के ऊपर। जो उसका वैल्यूअर है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी होगी। तो गुडविल जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। वो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो वैल्यूअर है वो उसको लगाता है। कभी भी बेचने वाला किसी गुडविल की वैल्यू नहीं लगा सकता। वो प्राइस दे सकता है कि मैं अपने बिजनेस को, जैसे मैंने कहा था कि 5 लाख का मेरा अभी टोटल नेट एसेट बची हुई है मेरे पास, और मैं उसको 7 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ। मुझे वो उतना मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो वैल्यूअर जो खरीदना चाहता है। तो हमेशा जो परचेजर होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो फाइनल प्राइस को डिसाइड करता है, और सेलर अगर एग्री करता है तो वो उस पर बिक जाती है। तो सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि वैल्यूअर डिसाइड करेगा कि क्या वो उतने में उसको खरीदने को तैयार है या नहीं है। तो परचेजर वो वैल्यूअर होता है जो उस गुडविल को खरीदेगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो उसके थ्रू लगती है, तो सब्जेक्टिव होती है। अगर हम अभी पार्टनरशिप की बात करें और हम देखेंगे, इसमें बीच में भी गुडविल की वैल्यू होती है। तो गुडविल की वैल्यू भी किस पर डिपेंड करती है? सब पार्टनर्स के। जब सब पार्टनर जिस तरीके से एग्री करेंगे उस हिसाब से हम गुडविल की वैल्यूएशन को करेंगे। तो क्या हो गया, किसके ऊपर डिपेंड करा? वैल्यूअर पर, सब्जेक्टिव हो गई। ठीक है, तो गुडविल की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें बताती हैं कि गुडविल क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे गुडविल इंक्रीज हो सकती है या उसका उल्टा डिक्रीज भी हो सकती है। तो वो कहलाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं वो अब हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो फैक्टर वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स का तो थोड़ा सा डाउट रहता है, 1 नंबर में तो आ सकता है, बट जो फैक्टर वाला जो है ये टॉपिक हमारा, ये हमारा 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और आप इसको ये भी मानिए कि ये 1 मार्कर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स इसके मार्क्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारी गुडविल को, नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस किस प्रकार का है। तो अगर मेरा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब है उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है,
तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड रेपुटेशन बन चुकी है, आप देखोगे जब मार्केट में आप जाओगे खरीदने, कैमरा जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो कैमरे में आपको पता है कि कैमरा या टीवी वगैरह लो तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट किसका रहता है, एक प्रजम्पशन है क्या है कि वो सोनी का रहता है। तो ये सोनी की एक हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ऑलरेडी। तो जब कोई किसी नेचर ऑफ बिजनेस में कोई ऐसी चीज होती है जो वो हाई वैल्यू एडेड, मतलब कस्टमर उसको बहुत एडमायर करते हैं, कस्टमर उसको पसंद करते हैं, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। और ऐसे ही उसकी अगर मार्केट में डिमांड भी स्टेबल है, मतलब कि डिमांड उतनी बनी रहती है जितने हर साल रहती है, तो कंपैरिजन अगर करें और उसकी डिमांड अगर स्टेबल रहती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ऐसे बिजनेस को अगर मैं रन कर रहा हूँ तो उसकी गुडविल जो है ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ गुडविल ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इसके उल्टे अगर प्रोडक्ट हैं मेरे जो इतना ज़्यादा वैल्यू एडेड नहीं है या कोई स्टेबल नहीं है जिसकी डिमांड, तो वहाँ गुडविल क्या होगी, कम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो गुडविल को किसने इफेक्ट किया, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ने, हैविंग स्टेबल डिमांड ने, और ऐसे कुछ और भी टाइप्स हो सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं या नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोकेशन का। तो आप ऑब्वियसली है लोकेशन से आप समझ ही गए होंगे, हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, एक स्थान की बात कर रहे हैं कि लोकेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, उस जगह की के बेस पर उसकी गुडविल की वैल्यू हो रही है। तो अगर कोई बिजनेस ऐसी जगह है जो सेंट्रली लोकेटेड है या एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर कस्टमर बहुत आते जाते हैं, तो अगर ऐसी जगह पर हमारा बिजनेस होगा तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली है ज़्यादा होगी, वहाँ उस प्रोडक्ट को बेचना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लोकेशन में हमारे फेवरेबल हैं तो हमारी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा निकल सकती है, और अगर इसका वाइस वर्सा है तो उस गुडविल को वैल्यू कम कर देगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, मैनेजमेंट जितनी एफिशिएंट है अपने वर्क में, और वो कहाँ से पता चलेगा कि जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है दैट्स मीन्स उसकी मैनेजमेंट उतनी अच्छी है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई मैनेजमेंट हमारे पास है, हमारे बिजनेस के पास है, तो वो हमारी गुडविल को डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो ये एक और फैक्टर था जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो इफ एक बिजनेस जो है मार्केट में मोनोपोली रखता है, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो, और आप पढ़कर आ चुके हो 11th में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स अब 11th में है, तो आपने मोनोपोली पढ़ रखी है, साथ ही साथ आपने जो ओलिगोपोली वगैरह है वो भी पढ़ रखे हैं। तो अगर मार्केट में मोनोपोली है मतलब कि मेरा एकाधिकार है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, या बहुत कम जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, और ऐसे केस में जो है मेरा प्रोडक्ट अगर हाई वैल्यू एडेड है तो ऑब्वियसली है मेरी गुडविल को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो या तो मोनोपोली हो मार्केट में मेरी, या लिमिटेड कंपटीशन हो, तो मेरी गुडविल ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पेशल एडवांटेज। कुछ एडवांटेज जो मेरी फर्म के पास है वो दूसरी किसी फर्म के पास नहीं है, तो वहाँ पर भी गुडविल ज़्यादा होती है। वो स्पेशल एडवांटेज क्या हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो जैसे मेरे पास किसी पेटेंट राइट है मेरे पास, तो आपने 11th में पढ़ रखा है कि पेटेंट क्या होता है, जब मैं किसी चीज़ को, कोई भी जो डिस्कवरी मैंने की है और मैं उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लूँ, और उसकी फीस जो मैं पे करता हूँ वो पेटेंट राइट कहलाती है। सेम बात होती है ट्रेडमार्क्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास इंपोर्ट लाइसेंस है, या फिर मैं एक वेल नोन कोलैबोरेटर है मेरे पास, या मैं हूँ एक, तो मेरे ये कुछ स्पेशल एडवांटेज हैं। इसके अलावा भी और कुछ हो सकती हैं जो ऐसी एडवांटेजेस दूसरी फर्म के पास नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, स्पेशल एडवांटेज कहलाती हैं। और ऐसी कोई भी एडवांटेज मेरे पास है तो मेरी गुडविल ज़्यादा ही वैल्यू होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जो हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो ये जितने हमारे पॉजिटिव सेंस में हमारे पास होंगे, ये हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को आप याद रखना कि 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है ये।
साथ ही साथ आपसे 3 नंबर में भी जो है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ये देखो, ये कई बार आ चुका है और ये नॉर्मली जो ये क्वेश्चन आता है इस पर कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, किन किन कंडीशन में हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं, उसको निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है ज़्यादातर 1 मार्क्स में इसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये 3 मार्क्स का भी आ जाता है, जैसा फैक्टर अफेक्टिंग था। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये समझिए कि ये दो टॉपिक हैं, इनमें से 1 से लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो ये आपको याद रहने चाहिए सारे, और ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नया है कुछ भी। कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और इनके बीच में अभी जो रेशियो थी वो 2:1:1 है। इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट पर ये डिसाइड किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, उस एक पर्टिकुलर डेट के बाद एबीसी जो हैं अब प्रॉफिट को शेयर करेंगे 3:2:1। तो यहां आपको मिलेगा कि किसी को फायदा हो रहा होगा, किसी को नुकसान। देखो ए पहले क्या ले रहा था 2 बाय टोटल कितना है 4, 2/4 का मतलब आधा ले रहा था। यहां जाकर ए को देखोगे तो यहां पर भी आधा है, तो ना तो ए प्रॉफिट में है ना लॉस में है। पर इसको यहां पर 1/4 हिस्सा मिल रहा था, पर यहां इसको अब जो मिल रहा है वो 1/3 मिल रहा है, तो ये बेनिफिट में पहुंच गया। यहाँ इसको 1/4 मिल रहा था, यहाँ अब इसको 1/6 हिस्सा मिल रहा है, तो ये लॉस में गया। तो ये अपने प्रॉफिट के शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है एक तरीके से। सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर जो है त्याग को किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, जो बी किस में है, गेन में। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझाया। तो इस बेस पर आप ये देख सकते हो कि जब रेशियो चेंज हुई तो प्रॉफिट किसी को ज़्यादा मिलेगा अगली बार और किसी को कम मिलेगा। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि जो पुरानी गुडविल हमने कमाई है वो एटलीस्ट हमारे बीच में पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। भविष्य में जो हम मेहनत कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे वो बेशक इसी में चलता रहे, पर जो पुरानी मेहनत है वो इसी रेशियो में डिवाइड हो। तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आता है अगर कोई नया पार्टनर आए, तो नए पार्टनर में भी आप ये पाओगे कि पुराने पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं और उस नए पार्टनर को शेयर देते हैं। तो नया पार्टनर गेनिंग में है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पुरानी रेशियो तो पुरानी गुडविल तो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में मिल जानी चाहिए ना। तो इसलिए भी क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट हो। रिटायरमेंट में भी वही है कि 3 पार्टनर थे, इसमें से ये चला गया तो अब इसका शेयर खत्म हो जाएगा, इन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो जो जाने वाला है वो भी कहेगा भाई मुझे पुरानी जो फर्म मेरे साथ चली है उसका हिस्सा तो मुझे दे दीजिए, जो रेपुटेशन हमने कमाई है मिलकर उसका हिस्सा तो मुझे दीजिए। तो रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा मांगता है। किन से मांगता है, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो उस समय भी हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। डेथ हो जाए तो डेथ और रिटायरमेंट सेम है, बस उसमें वहाँ वो विलिंगली बिजनेस छोड़ रहा है, यहाँ फोर्सफुली उस पार्टनर का उस बिजनेस से एंड हो गया। तो जो उसके एग्जीक्यूटर होते हैं हमें उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। वो जो गुडविल हमने उस पार्टनर के रहते हुए कमाई थी तो उसमें उसका हिस्सा उसको देना होता है, इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। नेक्स्ट आता है कभी कंपनी बंद हो किसी भी सेंस में, तो वो हम पीछे पढ़ ही रहे थे, आपको मैं बता ही रहा था। तो जब कभी कंपनी डिसॉल्व होगी तो उस समय तो गुडविल की वैल्यूएशन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम बिजनेस बेच रहे हैं तो जितना भी हमें ज़्यादा मिलेगा बिजनेस को बेचने से वो गुडविल होती है, तो उस समय उसकी वैल्यूएशन करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो जब बिजनेस को बेचा जाए जब भी गुडविल की वैल्यू की जाती है। और लास्ट है कि जब हम किसी के साथ मिल जाएं, अमलगमेशन। तो जब अमलगमेशन होता है दो कंपनी एक साथ जुड़ती हैं तो भी क्या होता है, हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। रीजन यही होता है कि जो पुराना बिजनेस जिन लोगों ने सेटअप किया था वो उसको उसकी जो उन्होंने रेपुटेशन कमाई होती है वो चाहते हैं कि उसका शेयर उस जो नई कंपनी उसने जोड़ रही है उनके पास ना जाए। तो इसलिए
इस केस के अंदर भी अमलगमेशन में भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो आप ये याद रख लीजिए, 1 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि वो 3 चीजें दे देंगे आपको लिखकर कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल की वैल्यूएशन चेंज हो गई, एडमिशन में भी हो गई, डेथ में भी हो गई, कोई और एक बताओ ऑप्शन। तो फिर आप बता सकते हो रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है या अमलगमेशन है। ठीक है, तो 1 नंबर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, और किसी और फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक तरीका बताओ कि हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ती है उसको गुडविल को वैल्यू करने की। या फिर 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी 3 लिख कर दे देंगे आपको और 3 और आपसे पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार में बन सकता है। आपको ये 5 याद, 6 के 6 याद रहनी चाहिए। 6 में से 5 आप पढ़ोगे इस साल, तो आपको अपने आप याद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि गुडविल हम इनमें वैल्यू करते हैं। तो आप थ्योरी को भी प्रैक्टिकली समझिए, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिकल के एटलीस्ट 12th में तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम आगे चलते हैं और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में जो हमने सीखा वो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे कि थ्योरी के बेस पर क्या क्या हम गुडविल में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी कैलकुलेशन है, या कह सकते हैं कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वो सीखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड हैं और उसमें हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमने उसकी ये तो सीख लिया कि जरूरत क्या है, ठीक है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बनता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बेस पर हम सीख लेंगे। वहाँ आपको जो है बेसिकली 3 मेथड मिलेंगे। एक को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम सब कुछ निकालते हैं। सेकंड जो मेथड है वो सुपर प्रॉफिट है, जहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और तीसरा जो मेथड है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो इन 3 मेथड के थ्रू हम जो है गुडविल को वैल्यू करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में